कंपनी के साथ बात करते हो, फिर उनको कैसे कैंडिडेट चाहिए वो आप देखते हो, तो कंपनी की हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है? अभी कंपनी को बेसिकली चाहिए रहता है वो है इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट। बिकॉज अगर आप देखोगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर काम करने जाता है तो पहले इंडस्ट्री को उसको ट्रेन करना पड़ता है 3 महीने 6 महीने। सो दैट इज कॉस्ट टू द कंपनी। नाउ व्हाट दे आर वांटिंग इज कि आप उनको एक इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट दो, जिसको फिनिशिंग स्कूल बोलते हैं या बहुत सारे अदर नाम दिए हैं उन्होंने। इंडस्ट्री रेडी उनको इंजीनियर चाहिए और एक वो देख रहे हैं अभी वो तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सो नाउ बेसिकली व्हाट कंपनी इज लुकिंग इज उनको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला स्टूडेंट चाहिए, जो एक इंजीनियर की स्पेशलिटी होती है। हाँ। या उसकी खूबी रहती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में आप डालोगे तो उसका वो प्रोबेबल सोल्यूशन निकाल सके। तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटरव्यू फेस करेंगे कि वो सेल्फ प्रिपेयर कैसे रहे इन सारी बातों के लिए? सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए पहले तो जॉब क्या है वो स्टडी करना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली जो ओपनिंग है वो किस चीज की है। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो हर कंपनी को सेम रेज्यूमे भेजते हैं। तो स्टूडेंट को जो रेज्यूमे बनाना चाहिए उसमें उसने क्या चीजें हाईलाइट करनी चाहिए? हाईलाइट मैंने जैसे बताया जॉब डिस्क्रिप्शन में जो ज्यादा आया है, यानी जो कंटेंट आप देख रहे हो जॉब डिस्क्रिप्शन में, जो स्किल सेट्स आपके पास है वो ज्यादा ऊपर डालो। मेजर चीज जो आज के स्टूडेंट्स या आज के जनरेशन में लैगिंग है दैट इज गोल सेटिंग। वो अपना गोल सेट नहीं करते और उस वजह से बाकी सब प्रॉब्लम्स होती है। तो गोल आपको क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे जॉब करनी है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपको कितने परसेंटेज लगेंगे, कौन से स्किल सेट्स लगेंगे, कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे। जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं जा पाओगे। हेलो सर। हेलो, वेलकम टू एजुकेशन एंड बियॉन्ड इन एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज हमारे साथ हैं टीपीओ ऑफ पीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साहिल नगाटे सर, डॉक्टर साहिल नगाटे सर। तो साहिल नगाटे सर, आज आप यहाँ पे मिले हो तो आज हमें आपके टीपीओ की जर्नी के बारे में बहुत सी बातें जाननी है। अच्छा, तो सर प्लीज अपनी जर्नी आप हमें बताइए। हाँ, शुरू करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग कब किया, फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ, और रिसेंटली आई हैव कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट आल्सो। सो मेरा इंजीनियरिंग पीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से ही हुआ। सो आई एम प्राउड alumni ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट। ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ टीपीओ फॉर दिस इंस्टीट्यूट। सो मेरे लिए एक प्राउड चीज़ है कि आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स with my all past experience of almost 15-16 years। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि मैं मेरे ही कॉलेज में वापस एज अ टीपीओ ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मेरा इंजीनियरिंग बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुआ फ्रॉम पीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन 2009। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड वर्किंग विद फोर्स मोटर्स पुणे एज अ परचेस इंजीनियर, जहाँ मैं 2 साल था। तो मैं वहाँ पे परचेस देखता था। वहाँ पे मैं बेसिकली ट्रक्स मैन्युफैक्चर होते थे बड़े वाले। अच्छा। एंड लेटर ऑन अगेन थोड़ा सा होम सिक और कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, इसलिए आई केम बैक टू औरंगाबाद इन 2012। फिर मैंने यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट किया जो कैब्स चलाते थे, जैसे औरंगाबाद पुणे कैब सर्विस आज जो चलता था वो पास्ट 13-14 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था। बट जब आप यंग होते हो तो आपके पास सिर्फ जोश होता है, ओके, होश रहता नहीं है। सो कुछ गलतियां तब मेरे से हुई कि कैसे काम उसको आगे रन करना है, पैसा कितना चाहिए था, मार्केटिंग के लिए क्या होना चाहिए था, ये सारी चीज़ें मिस हो गई मेरे से समहाउ। बिकॉज जब आप जस्ट इंजीनियर पास होते हो तो आपको इतना नहीं समझता अबाउट द बिजनेस एंड ऑल। तो मीनवाइल मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन चालू था MIT से। अच्छा। MIT से आई हैव परस्यूड माय पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और 2013 में आई हैव पास्ड माय पोस्ट ग्रेजुएशन। मीनवाइल वहाँ पर ही वैकेंसी थी तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन MIT इटसेल्फ। हाँ, तो मेरा टीचिंग करियर वहाँ से स्टार्ट हुआ और जो मेरा पहला वेंचर था वो हार्डली 6 महीने में ही हमको बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स और मार्केटिंग इश्यूज की वजह से। तो कप कैब्स वाज शट डाउन दैट पॉइंट। उसके बाद आई हैव स्टार्टेड वर्किंग फॉर MIT फॉर ऑलमोस्ट 4 years। So 2013 to 17 I was with MIT in mechanical engineering department।
उसके बाद आई हैव शिफ्टेड टू CSMSS इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा। तो वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 2 साल था, मैकेनिकल में ही था। सो आई हैव सीन वेरियस स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, उनके प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी। देन अगेन जो एक बिजनेस का कीड़ा रहता है वो ख़त्म नहीं होता है। सो इन 2016 हाफ जैसे मैं CSMS में ही था, वाइल वर्किंग आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चालू की जो बेसिकली आईटी में थी, और हम लोग के खुद के सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स भी थे, एज वेल एज वी हैव आवर ओन सेटअप। जो आपने ऑनलाइन एग्जाम का सेटअप देखा होगा, जैसे एक आईऑन का है, TCS वाला जो 1000 सिस्टम्स का था, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन इन औरंगाबाद जो यहाँ पे चालू किया था। तो आई स्टार्टेड विद 100 सिस्टम्स फर्स्ट, और उसको एक्सपांड करते करते हम लोगों ने 300 कंप्यूटर तक लेके गए। बट लेटर ऑन सिंस लाइक पास्ट 2 years आई हैव क्लोज डाउन दैट पर्टिकुलर वेंचर। तो ऑलमोस्ट 6-7 साल वो वेंचर चला, साइड बाय साइड वी हैव डेवलप्ड आवर ओन टीम, और हम लोग आईटी में भी प्रोडक्ट्स आज भी देते हैं, सर्विसेज। किसी को कोई रिक्वायरमेंट होती है तो हम लोग वो डिलीवर करते हैं। अच्छा। और फिर कॉलेज में एज ए एलुमिनाई जो सेंटर था, इनिशियली आई स्टार्टेड इट एट कांचनवाड़ी, जो दूध बंगला है उसके सामने। आई हैव टेकन ए रेंटेड प्लेस, बट लेटर ऑन वाडेकर सर ने मुझे हेल्प की, जैसे कॉलेज में बीइंग एलुमिनाई, तो उनका कहना था कि अंडर इंक्यूबेशन सेंटर आप ये वेंचर चालू करो। तो आई हैव शिफ्टेड माय दैट पर्टिकुलर कंपनी टू PS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन 2019 आई सपोज, 1920। और फिर लॉकडाउन लग गया, बहुत सारी चीज़ें थी, तो स्टिल 3-4 साल आई हैव वर्क देयर आल्सो। तो PS में भी आई यूज्ड टू वर्क, आई यूज्ड टू गिव स्पेशल एज ए एलुमिनाई, मेरा फर्ज था, तो मैं कुछ कोर्सेज वहाँ पे लेता था। जैसे आप कैड के ही लेते हो, तो मेरा भी एक्सपर्टाइज कैड में ही था। तो आई यूज्ड टू डिलीवर सम कैड ट्रेनिंग एट वेरी नॉमिनल चार्जेस, ऑलमोस्ट फ्री। बट द ओनली थिंग व्हाई वी यूज्ड टू टेक मनी कि बच्चे आए, है ना, अदरवाइज फ्री में लिया तो वो कुछ करते नहीं है। सो दैट रीजन वी यूज्ड टू चार्ज नॉमिनल 100-200 रुपीज़। तो बेसिक ऑटो कैड या क्रियो हम लोग उनको सिखाते थे। बट लेटर ऑन फिर सर का बोलना पड़ा कि आपको इतना वास्ट एक्सपीरियंस है इन बिजनेस, इन एकेडमिक्स, तो आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट आप दोनों देख सकते हो। क्योंकि एज ए इंडस्ट्री मुझे पता है कि मेरे को क्या चाहिए, मैं काम कैसे कर पाऊँ। तो मेरे को स्टूडेंट्स या जो रिक्रूटमेंट करना है वो पता है, मेरा खुद का नेटवर्क है, क्योंकि मैं मार्केट में काम कर चुका हूँ और कर रहा हूँ ऑलरेडी। और सर को बताना था कि स्टूडेंट्स को आप कैसे मोटिवेट करें, जो आपके खुद के दोस्त है, एलुमनाइज है, या आज के डेट के स्टूडेंट्स हैं। तो उसी के लिए आई हैव रिसेंटली जॉइंड विद PS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो ऐसी जर्नी है मेरी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट की। बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी कि आपने इतने एक्सपीरियंस लिया, जैसे कि बिजनेस भी आपने स्टार्टअप लिया। बहुत से को इतना करेज नहीं होता कि वो बिजनेस स्टार्ट कर सके, लेकिन आपने फेलियर होने के बाद भी फिर से स्टार्ट किया, वो बहुत बड़ी बात है। तो सर आप अभी TPO के रोल पे हो, तो TPO के क्या क्या कीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? यस, बेसिकली TPO का आई जस्ट इलैबोरेट द फुल फॉर्म, जो कहता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो इसका सबसे पहला पार्ट इज ट्रेनिंग। तो हमारा फोकस ऐसा रहता है कि बच्चों को मैक्सिमम ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करें। अभी ट्रेनिंग देना भी चाहिए तो किस चीज में दोगे, सो दैट शुड बी एज पर द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। तो हमको ऐसा चाहिए रहता है कि स्टूडेंट्स को हम वही ट्रेनिंग दे जो आज मार्केट में रिक्वायर्ड हो। तो उसके लिए पहले वी हैव टू हैव इंटरेक्शन विद द इंडस्ट्री, जो बोलते हैं ब्रिजिंग द गैप बिटवीन एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री। तो उसके लिए एज ए TPO हम लोग काफ़ी इवेंट्स में जाते हैं, 1-on-1 डिस्कशंस होते हैं, पैनल्स में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे हम लोग हमारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, इंडस्ट्री वाले उनके प्रॉब्लम्स बताते हैं, और वो हम लोग मिल के कैसे सॉल्व कर सकते हैं उस पर काम किया जाता है। तो एज ए TPO हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना इज द फर्स्ट पार्ट। दूसरा, एज पर जैसे आप लोग उसमें प्लेसमेंट भी जुड़ा है, तो प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ हमको बहुत सारी करनी पड़ती है। जैसे कि आप देखोगे कि इंडस्ट्री को जो रिक्वायर्ड रहता है वो स्किल सेट्स हमको इनको देना चाहिए रहता है स्टूडेंट्स को।
तो स्टूडेंट्स को देने के लिए स्टूडेंट्स को पहले रेडी करना पड़ता है, उनका माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ता है, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक से सिखाने पड़ते हैं कि वो कैसे जाके बात करे, कैसे ग्रीट करे, एवरीथिंग वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम लोग बच्चों को पहले सिखाते हैं। फिर उनको टेक्निकल स्किल्स बताते हैं, फिर उनका एप्टीट्यूड, बिकॉज आज क्या हुआ ना, सबसे बड़ा मेजर इशू जो है वो है सप्लाई डिमांड का। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है और डिमांड थोड़ी कम है, सो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम हियर। सो वो हमने आइडेंटिफाई किया और उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, दैट वी आर वर्किंग नाउ। ओके, तो सर आपने जैसे बोला कि आप कंपनी के साथ बात करते हो, फिर उनको कैसे कैंडिडेट चाहिए वो आप देखते हो, तो कंपनी की हायरिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है फ्रेशर्स को लेके? यस, अभी कंपनी को बेसिकली चाहिए रहता है वो है इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट। बिकॉज अगर आप देखोगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर काम करने जाता है तो पहले इंडस्ट्री को उसको ट्रेन करना पड़ता है 3 महीने 6 महीने, सो दैट इज कॉस्ट टू द कंपनी। नाउ व्हाट दे आर वांटिंग इज कि आप उनको एक इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट दो, जिसको फिनिशिंग स्कूल बोलते हैं या बहुत सारे अदर नाम दिए हैं उन्होंने, इंडस्ट्री रेडी उनको इंजीनियर चाहिए। और एक वो देख रहे हैं अभी, वो तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। सो नाउ बेसिकली व्हाट कंपनी इज लुकिंग इज उनको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला स्टूडेंट चाहिए, जो एक इंजीनियर की स्पेशलिटी होती है या उसकी खूबी रहती है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम में आप डालोगे तो उसका वो प्रोबेबल सोल्यूशन निकाल सके, उसका कोई अच्छा सोल्यूशन जो ह्यूमन मैनकाइंड के लिए काम आ सके, ऐसी चीज़ें चाहिए रहती। तो नाउ सबसे बड़ा हमको चैलेंज जो है वो है इनको वो एटीट्यूड देना कि तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड रखो, काम सीखने की तुम में क्यूरियोसिटी हो। बच्चों में वो क्यूरियोसिटी खत्म होते जा रही है अभी थोड़ा सा है, पता नहीं, अभी ये जेनजीज है, थोड़े फास्ट है, लर्नर्स है, बट अल्टीमेटली क्या हो जाता है ना कि वो थोड़ा सा भटक जाते हैं बाकी डायरेक्शन में। सो वी हैव टू गिव देम राइट पाथ कि आप इस पे चलो, हैव अ प्रॉपर अप्रोच टुवर्ड्स योर वर्क, क्यूरियोसिटी रखो, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी रखो। सो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, तो सर जो स्टूडेंट अभी इंटरव्यू फेसेस करते हैं लेकिन उनको फेलियर आते हैं, तो क्या मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनको फेलियर्स फेस करने पड़ते हैं? हाँ, इसमें 2 एस्पेक्ट है। सबसे पहला तो वो रेडी ही नहीं रहते कि हमको जाना है इंडस्ट्री के लिए, तो यू शुड हैव बीन प्रिपेयरिंग कि एग्जैक्टली वो जॉब रोल क्या है, उसके रिक्वायर्ड स्किल सेट्स क्या है, और वो पढ़ने के बाद में सेकंड फेज इज अबाउट द प्रिपरेशन। आप उसको कैसे सूटेबल हो ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे लैग करते हैं, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि आपको पाइथन आना चाहिए, आपको उसके कुछ और 2 टूल्स चाहिए, राइट। तो एज अ इंटरव्यूअर आप क्या देखोगे कि मेरे को पाइथन का ही बच्चा चाहिए और वो 2 स्किल सेट्स आने चाहिए, है ना? तो स्टूडेंट्स को वो बताना ही नहीं आता है। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि दे नेवर स्टडी कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, कंपनी कौन सी है, जॉब प्रोफाइल क्या है, हम लोग वहाँ पे कैसे सूट करते हैं। इंटरव्यू को उतना ही चाहिए कि वो मेरे को ये जो पाइथन और 2 टूल्स बोला है, अगर वो बता पाया स्टूडेंट कि मेरे को ये आते हैं, आई हैव डन दिस कोर्स या दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, और ये 2 कंटेंट मैंने 2 टूल्स मैंने सीखे हैं, मैंने यूज किए, ही विल बी गेट इमीडिएटली हायर्ड। तो ये अप्रोच मिसिंग है। अच्छा, दे आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली एक्चुअली, वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है ये जनरेशन का, या उनको पता ही नहीं रहता कि एग्जैक्टली अप्रोच क्या है, व्हाट इज द राइट वे टू फेस एन इंटरव्यू, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बराबर। तो सर आपने जैसे बोला कि जनरेशन को पता नहीं है, तो आप अपने जनरेशन के कुछ इंटरव्यू के बारे में बताना चाहेंगे? हाँ, हमारे टाइम पे बेसिकली स्किल सेट से ज़्यादा कोर नॉलेज पे फोकस हुआ करता था। तब जो सप्लाई डिमांड था वो थोड़ा सा इक्वल था, डिमांड सप्लाई मैच होते थे, तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते थे, तो हम लोगों को जॉब्स कंपैरेटिवली मिल जाते थे इजीली। जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं वो फेस हमको नहीं था, बट उसके साथ में हम लोगों को कोर नॉलेज पे ज़्यादा फोकस था। तो हम लोगों को कोर नॉलेज जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का था वो सारे सब्जेक्ट्स, तो ऑलमोस्ट 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में 40 सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें से कोई भी पूछ सकते थे।
बराबर। बट अभी की जनरेशन या अभी की जो रिक्रूटमेंट होती है वो कोर के बारे में नहीं पूछते, दे वांट ओनली बेसिक्स, और दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, और तीसरा पर्टिकुलर स्किल सेट्स, Yes. क्योंकि उनको जो काम करना है उसी का बंदा चाहिए। अच्छा। पहले ये लोग सिखाते थे, हम लोग जनरलाइज रहते थे, हम लोग सालों साल एक साल में सब सीख जाते थे, एंड देन वी यूज्ड टू वर्क। बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तब की जनरेशन में कंपैरेटिवली ज्यादा था। ऐसे मैंने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, बट इट इज फैक्ट कि थोड़ा सा वो अप्रोच ज्यादा था, अभी वो नहीं है। तो यू कैन बिल्ड इट, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात है, बट यू हैव टू डू इट। सर आपने जो पहला इंटरव्यू दिया था वो कैसा था आपका? पहला इंटरव्यू वाज वेरी टफ एक्चुअली। पहली बात तो मेरा इंटरव्यू पुणे में था, तो आई हैव टू ट्रैवल ऑल अलोन। मेरे पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग है, तो मेरे को अकेले जाना था, और कैंपस के थ्रू नहीं था, पर्सनल लेवल पे वो कॉल था। मैंने पहले, हम लोगों को ऐसा नहीं था कि कैंपसेस बहुत ज़्यादा आते थे। आई यूज्ड टू अप्लाई फॉर वेरियस कंपनी जॉब पोर्टल्स, वेबसाइट पे सर्च करो, फिर वहाँ एप्लीकेशन डालो, हमारा रेज्यूम डालो, और फिर वहाँ से कॉल आता था। अच्छा। So one call I received was from Force Motors. Luckily in very first interview I got selected. So अच्छा। वो एक था पार्ट। सो यहाँ से ट्रैवल करो, ओवरनाइट जर्नी थी, फिर पहले सुबह फ्रेश हो, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई अ होटल और अ रिलेटिव्स प्लेस। फिर रिलेटिव थे तो वो ऑलमोस्ट वहाँ से 1.5 घंटा दूर रहते थे, बिकॉज कंपनी इंडस्ट्रियल एरिया वाज इन आकुर्डी, द प्लांट इज इन आकुर्डी। तो वहाँ से आकुर्डी ट्रैवल करो, फिर इंटरव्यू के लिए लाइन में लगो, HR के लिए नाम डालो, एंड इट वाज लाइक दे वर टेस्टिंग योर पेशेंस। पहले इंटरव्यू को जब उन्होंने बिठाया तो देयर वर वन पर्सन फ्रॉम इंडिया, अदर पर्सन फ्रॉम जर्मनी, क्योंकि वो जर्मन बेस्ड कंपनी था। मान और फोर्स मोटर का कोलैबोरेशन था। अच्छा। MAN जो अपने यहाँ पे मैन डीजल है, सेम उनका फोर्स के साथ कोलैबोरेशन था। अच्छा। तो जर्मन बंदा was not available. So सुबह से मैं बैठा था 8 बजे से, तो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ 4 बजे। अरे। तो 4 बजे तक आई वॉज वेटिंग देयर। फिर दोनों साथ में आए, दोनों ने इंटरव्यू लिया। इट वॉज टफ, चैलेंजिंग, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मुझे आए, कुछ नहीं आए, बिकॉज इट इज ओपन फोरम, तो ये बोलने में कोई हर्ज नहीं। एज ए स्टूडेंट वो होता ही है, हर एक को अभी होता है। एक्सपीरियंस है, इसलिए आई कैन टेल यू थिंग्स कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो। बट एज ए स्टूडेंट कभी कुछ घबरा जाते हो, कभी कुछ तुम बोल नहीं पाते हो। सो प्रिपरेशन तब थी, बट इट वाज अबाउट बेसिक नॉलेज। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कौन सा था वो भी कुछ पता नहीं था। सो वो है। बट आज की जनरेशन में यू हैव वेरियस ऑप्शंस। आप जनरेशन के बोलने ज़्यादा, प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, एवरीथिंग इज एट अ क्लिक ऑफ योर मोबाइल फोन्स। आपको सब इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाती है। सो दैट इज हेल्पफुल। सो प्रोबेबली यू शुड यूज इट टू मोर फॉर योर मोर बेनिफिट्स, है ना, तो वो करना चाहिए। सो ऐसा था मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस अबाउट इंटरव्यू। बहुत अच्छा सोच रहा हूँ। मतलब कि हर कोई अभी यही फेस कर रहा है कि उनको जाना पड़ता है, एक सिटी से दूसरे सिटी में ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वहाँ पे रहने की बहुत उनको परेशानी होती है। सर फिर भी आपने क्रैक किया, उसके लिए बहुत अच्छा। सर अभी आपने जैसे बोला कि ऐसा इंटरव्यू वगैरह होता है, तो जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंटरव्यू फेस करेंगे, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे इस बारे में कि वो सेल्फ प्रिपेयर कैसे रहे इन सारी बातों के लिए? सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए पहले तो जॉब क्या है वो स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, कि एग्जैक्टली जो ओपनिंग है वो किस चीज़ की है। तो उसके लिए जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, जिसको JD बोलते हैं। हाँ, आजकल शॉर्ट फॉर्म क्रेज है स्टूडेंट्स। सो JD इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब कोई भी रेज्यूम आप अपलोड करोगे, इट शुड बी क्रिएटेड फॉर ईच एंड एवरी जॉब। तो हर जॉब को अलग रेज्यूम बनाना इज मैंडेटरी। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो हर कंपनी को सेम रेज्यूम भेजते हैं। उसमें प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से स्किल सेट्स आपके रेज्यूम में आना चाहिए। उसके रिलेटेड जो भी आपने सर्टिफिकेट किया है, आपका प्रोजेक्ट किया है, या जो भी आपको बताना है, वो आपको पहली चीज जो रिक्रूटर देखता है वो है रेज्यूम या CV, आप जो भी बोलो उसको, वो पढ़ेगा। उसके अकॉर्डिंग ही वो देखेगा कि ये मेरे को कैसे सूटेबल है।
क्योंकि आप भी कुछ खरीदने जाओगे मार्केट में तो आप भी देखोगे कि मेरा क्या फायदा है, क्या या मेरे को फायदा है ये इससे? पसंद है कि नहीं, ये मेरे कैसे काम में बराबर। आएगा. सो सेम अप्रोच इज फ्रॉम द इंडस्ट्री साइड ऑल्सो, कि ये Yes. बंदा बंदी मेरे कैसे काम में आएगी. तो कैसे काम में आएंगे, तो फर्स्ट इज रिप्रेजेंटिंग हिम ऑन योर रेज्यूम. Resume. रेज्यूमे पे डालो कि ये जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं कैसे बेस्ट बैठता हूँ, क्योंकि मैंने ये 2 सर्टिफिकेट किए हैं विच इज़ अलाइड टू योर जॉब डिस्क्रिप्शन. मैंने प्रोजेक्ट उसमें काम किया है कि आपको जो सूटेबल है. सो यू शुड शोकेस, यू शुड नो हाउ टू सेल योर सेल्फ. जो बोलते हैं आजकल बहुत लोग, यू शुड बी एबल टू सेल योर सेल्फ. तो दिस इज Yeah. हाउ यू शुड सेल योर सेल्फ. फर्स्ट आइडेंटिफाई द नीड, क्या नीड है, रिक्वायरमेंट है कंपनी की, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो एक पिच बोलते हैं आजकल, बहुत कॉमन है एंटरप्रेन्योरशिप में भी. सो सेम पिच शुड बी अप्लाइड फॉर दिस जॉब इंटरव्यू ऑल्सो. आप वहाँ पे जाके खुद को बेच ही रहे हो, क्योंकि Okay. हाउ यू आर सेलेबल, हाउ यू आर यूजफुल टू द कंपनी, ये आपको बताना है. राइट. सो प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, और एवरी रेज्यूम शुड बी वेयरिंग अकॉर्डिंग टू द नीड, या जॉब Okay. डिस्क्रिप्शन आप बोल सकते हैं. तो सर आपने जैसे बोला कि रेज्यूमे एक बहुत हम्म. इम्पोर्टेंट है किसी भी कंपनी के लिए. राइट. वो पहले वही देखते हैं कि स्टूडेंट इसके लिए कैपेबल है या नहीं है, उसमें वो बातें हैं या नहीं कि जो उस रोल को मैच करती है. राइट. तो स्टूडेंट को जो रेज्यूमे बनाना चाहिए उसमें उसने क्या चीजें हाईलाइट करनी चाहिए? हाईलाइट मैंने जैसे बताया, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो ज़्यादा आया है, यानी जो कंटेंट आप देख रहे हो जॉब डिस्क्रिप्शन में, जो स्किल सेट्स आपके पास है वो ज़्यादा ऊपर ऊपर डालो. जैसे हम लोग स्टूडेंट्स लाइफ में भी आपने कभी किया होगा, एग्जाम लिखते लिखते जो अपने को सबसे ज़्यादा अच्छे से आता है वो हाँ. क्वेश्चन आप पहले सॉल्व पहले करोगे, उसको ज़्यादा अच्छे से लिखोगे, जो बराबर. नहीं आता है वो बाद में बाद में लिखोगे. सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जो आता है अच्छे से, और जो जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रोल को सूट करता है वो ऊपर डालेंगे, और बाकी के जो पॉइंट्स थोड़े वीक है वो नीचे डालेंगे. अभी इसमें एक सबसे मेजर एस्पेक्ट भी बहुत मिसिंग है, जो एज अ स्टूडेंट या एज अ कंपनी देखती है. जैसे मैंने पहले कहा था कि सप्लाई डिमांड मैच नहीं हो रहा है, तो क्राइटेरिया रख रहा है अभी कंपनी, फिल्टरेशन जो बोलते हैं हम लोग. तो बराबर. फिल्टरेशन स्टूडेंट्स को आज जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है ना, वो है कि फाइनल ईयर में आके उनको पता चलता है कि उनकी जो क्राइटेरिया है वो 65% है. जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 65% है, फिर नो बैकलॉग, नो ईयर डाउन. ये कब पता चलेगा? जब आप फाइनल ईयर में हो. बट उसके पहले ये सब चीज़ें इंसिडेंट्स हो चुके रहते हैं, तो आप बराबर. बहुत सारी कंपनीज में एलिजिबल ही नहीं रहते हो. अरे तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको फर्स्ट ईयर में ही पता होनी चाहिए कि आपको कौन से जॉब रोल के लिए, जॉब कंपनी के लिए जाना है, उसके हिसाब से आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए. सो मेजर चीज़ जो आज के स्टूडेंट्स या आज के जनरेशन में लैगिंग है, दैट इज़ गोल सेटिंग. वो अपना गोल सेट नहीं करते, और उसके वजह से बाकी सब प्रॉब्लम्स होती है. तो गोल आपको क्लियर होना चाहिए, कहाँ पे जॉब करनी है, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, आपको कितने परसेंटेज लगेंगे, कौन से स्किल सेट्स लगेंगे, कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे. जब तक ये मालूम नहीं होगा तब तक आप कहीं नहीं जा पाओगे. बराबर. रास्ता ही पक्का नहीं रास्ते क्या है ना मैम, रास्ते आपको बहुत सारे मिलेंगे, बराबर. बट आपको जाना कहाँ है जब तक यही वही नहीं fix, मालूम, जब तक वो मालूम नहीं है तो आप बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, पैदल जाओगे, वही नहीं पता रहेगा. सो जनरली स्टूडेंट्स का क्या आउटपुट आता है आजकल, कि जो आजू बाजू के दोस्त कर रहे हैं, फ्रेंड्स करेंगे, या किसी ने आपको बता दिया ये करो, वही करते हैं, और उसमें वो ज़्यादा फंस जाते हैं. सो यू शुड हैव योर ओन गोल फर्स्ट. मैं और हमारी सारी ऑडियंस आपसे ये जानना चाहती है कि जो स्टूडेंट्स अपने फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आगे बढ़ने की ट्राई भी नहीं करते, तो वो खुद को कैसे इम्प्रूव करें? तो आप प्लीज़ हमें इस बारे में गाइड करें. बेसिकली जो इंजीनियरिंग में आता है वो ये फेलियर्स और बाकी चीज़ें बहुत बार देख चुका होता है. बराबर. ठीक है, बट स्टिल देयर आर केसेस के जहाँ पे कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इंटरव्यू में गया है, उसको लगता है, उसको बहुत टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसको ऐसा लगता है अरे ये तो मेरे को कुछ आता ही नहीं है, और वो थोड़ा डिनाइल मोड में चला जाता है कि अब मेरा आगे क्या होगा, मेरे को कुछ नहीं आता है. तो ये पर्टिकुलर टाइम पे तुमको खुद को सेल्फ मोटिवेट करना है. और जो मैंने पहले बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए,
तो वो पहले ही सिखाया हुआ रहता है, बट वहाँ पे उनको सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन करने की ज़रूरत है। और जो इंटरव्यू उनका हो चुका है उसमें उन्होंने क्या गलतियाँ की है, जैसे वो अंडर प्रिपेयर्ड थे या एक टॉपिक उनको आया नहीं या उन्होंने फेस ठीक से नहीं किया या वो डर गए, जो भी उनकी कमी थी वो उन्होंने एक पेज पे लिखनी चाहिए और उसको कैसे ओवरकम करना है उसकी स्ट्रेटजी उन्होंने बना के उस पे नेक्स्ट इंटरव्यू में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ओके, तो इम्प्रूवमेंट उनको करनी चाहिए किसमें, तो जो वो बता रहे हैं, जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं उससे रिलेटेड। राइट। ओके, तो सर नेटवर्किंग और इंटर्नशिप वो कैसे बेनिफिट होती है एक जॉब को सिक्योर करने के लिए? नेटवर्किंग और इंटर्नशिप दोनों साइमल्टेनियसली साथ में होनी चाहिए। सो बेसिकली जब आप इंटर्नशिप में जाते हो तो आपको एक तो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर मिलता है और वहाँ पे जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनके सीनियर्स हैं, उनके जूनियर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनसे बात करने का मौका मिलता है। उनको वहाँ पे समझना है कि आप एग्जैक्टली क्या काम करने आए हो और उसमें आप क्या बेस्ट कर सकते हो। कोई भी कंपनी हायरिंग जब ही करेगी जब आप कंपनी का कुछ फ़ायदा करते हो। नॉर्मल जॉब करने वाले उनके पास में बहुत रहेंगे। हाँ। सो हम लोग ये अप्रोच में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं कि जब भी आप कंपनी में जाओ यू हैव टू हैव योर ऑब्जर्वेशंस ओपन। आप वहाँ पे देखो कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या गलती नहीं बोल सकते, क्या कमी है जो तुम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हम लोग बोलते हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट ढूंढो। वो प्रोबेबल सॉल्यूशन आपका जो भी बॉस हो वहाँ पे या मैनेजर हो उसको वो बताए कि सर ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जो उसने इंजीनियरिंग में सीखा है या उसको लगता है कि यहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पर उसने खुद काम करना चाहिए और एक रिपोर्ट उनको देनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि कंपनी का फ़ायदा होगा। और जनरली अभी इंटर्नशिप एज पर बाटू यूनिवर्सिटी 6 महीने की है, तो इट इज़ अ लॉन्ग टाइम। आप 1-1.5 महीना पहले सीखो समझो, फिर 2 महीने आप काम सीखो और आखिरी के 1-2 महीने में आपने ये काम करना है कि आप कैसे इम्प्रूव करके दे सकते हो वहाँ का उनका सेटअप, उनका कोई प्रॉब्लम। सो वहाँ पे इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें रहती है। एक तो कुछ डिफेक्ट्स आते होंगे, कुछ टाइम डिले होता होगा, कुछ क्वालिटी इश्यूज होंगे। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज प्रॉब्लम and try to give solution to that because you are a problem solver. As an engineer तुमने उसको solution देना चाहिए। तो जब आप कंपनी का कुछ फ़ायदा करोगे तो 100% कंपनी भी आपका फ़ायदा करेगी इन टर्म्स ऑफ आपको जॉब ऑफर करेंगे। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, सैलरी हाइक मिलेगी। सो ये अप्रोच से अगर आप जाओगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस करोगे। बराबर। अगर वो पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे तो ही वो पॉजिटिव वर्क गेन करेंगे। ओके, तो सर अभी हम इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू में ऑफलाइन इंटरव्यू बेटर है या फिर ऑनलाइन इंटरव्यू? सी अभी 2 चीज़ें हैं बेसिकली। ऑनलाइन के कुछ फ़ायदे हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमको ट्रैवल करना पड़ता है, फिर वहाँ खर्चा आता है, फिर आप टायर्डनेस फेस में जाके वहाँ पे फेस करते हो, तो वो सारी चीज़ें ऑनलाइन में आपको ईजीनेस हो जाता है, आप उसको और घर बैठे बैठे इंटरव्यू दे सकते हो। बट एज पर अगर आपने प्रेफरेंस पूछा तो आई विल पर्सनली फील कि ऑफलाइन ही होना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको सामने वाले बंदा जो भी इंटरव्यू देने वाला है और लेने वाला है दोनों इंटरेक्ट होते हैं अच्छे से, दोनों को समझ में आता है फेस टू फेस कि एग्जैक्टली ये कैपेबल है नहीं है, इसमें लर्निंग कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं है। आप उनका जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी प्रॉब्लम आप बता रहे हो जैसे कंपनी में कि आपको टीम में काम करना है, तो वो कौन से अप्रोच से जाता है कि मैं टीम में काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो छोटे मोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो अपने टेक्निकल क्वेश्चन से अलग रहते हैं, हाँ। जिससे इंटरव्यूअर समझ में आ जाता है कि ये बंदा टीम प्लेयर है नहीं है, इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है नहीं है, ये कुछ नया सीखना चाहता है नहीं सीखना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें जब वो फेस टू फेस बात करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तब उनको वो ज़्यादा समझ में आती है। सो उसके अलावा में भी बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हर एक इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ जो इंटरव्यूअर्स है वो डिसाइड करते हैं कि इसको लेना है या नहीं लेना है। सो वो लेवल पे भी रहता है, यू शुड हैव अ गुड बॉडी लैंग्वेज, जो बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज
बैठने से लेके डोर खोलने से लेके पानी पीने के स्टाइल, एवरीथिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय द इंटरव्यूअर. सो ये बहुत माइन्यूट लेवल पे वो लोग करते हैं, और दैट्स व्हाई जनरली ऑफलाइन इंटरव्यूज आर मोर प्रेफर्ड. ओके, तो इससे उनको पता चल सकता है कि Exactly. कैंडिडेट कैसे हैं, Right. वो ग्रुप में काम कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल वर्क कर सकते हैं. राइट. ओके, तो सर हम आपने अभी आपके पीएस कॉलेज की तरफ, हम्म. तो आपने वहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है. राइट. तो सर आपका कॉलेज का कुछ ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे आपने देखा हो कुछ अमेजिंग सा? कॉलेज लाइफ वैसे भी अमेजिंग रहती है इंजीनियरिंग की. वो तो हर एक की बहुत होती है. सारे, और हर एक को ऐसा लगता है कि उन्होंने कॉलेज लाइफ में बहुत तूफानी किया है. सो अगर एक्सपीरियंसेस सब लोग बताने लग गए तो बहुत चीज़ें होंगी. बट यहाँ पे कुछ इवेंट्स होते थे हमारे यहाँ पे. इनिशियली टेक्निकल फेस्ट होता था जिसको टेट्रिक्स कहा जाता था. Okay. और उसमें एक टेट्रिक्स में, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर, एग्जैक्ट ईयर, बट मिलिट्री के सारे जो गन्स और बड़े बड़े एम्यूनेशंस और हेलीकॉप्टर, ये सारे चीज़ें हमारे कैंपस में आए थे, जो देखने के लिए वी वर वेरी एक्साइटेड. और वो लोग हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे थे, यानी द मिलिट्री पर्सन्स वे एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, कि गन में वो जो लोड करते हैं, बड़े बड़े कैनन्स भी लाए थे उन्होंने. सो इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस और ग्रेट लर्निंग. सो आई एम वेरी थैंकफुल कॉलेज कि वो लोग ने भी ऐसे सब चीज़ें, एक्टिविटीज़ प्लान की है जिससे हम लोग कर सकते हैं. ऑल्सो बाकी टेक्निकल जो कोर्सेज हुआ करते थे वो भी हम लोग के कंडक्ट होते थे कॉलेज में, तो दैट इज़ अ बिग प्लस पॉइंट टू द कॉलेज. ओके, तो सर अभी आपने कॉलेज के बारे में आपने बताया, तो आपके जैसे कि आपने ये भी बताया कि आपके टाइम में कैसे इंटरव्यू शेड्यूल थे, आप कैसे स्ट्रैटेजी बनाते थे इंटरव्यू फेस करने के लिए. तो वही सर आप टीपीओ के रोल में क्या इम्प्रूवमेंट करोगे, क्या विजन है आपका प्लेसमेंट के तौर पे? यस, अभी प्लेसमेंट के तौर पे अगर मैं कहना चाहूँ तो मेरी प्रिपरेशन एकदम फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होती है. बिकॉज फर्स्ट ईयर से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि आजकल फिल्टरेशन के लिए क्राइटेरिया रहता है. तो वो पहली चीज़, यू हैव टू काउंसिल द पर्टिकुलर स्टूडेंट्स कि उसको ये सारे क्राइटेरियाज में फिट होना है. फिर दूसरा, उसका करियर पाथ डिसाइड करना है. अनलेस एंड अनटिल उसको गोल पता नहीं है, वो कहीं पर भी चल नहीं सकता. सो व्हाट एज अ टीपीओ व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं 1-on-1 काउंसलिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की. उनसे पूरी इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ कि उसको कहाँ जाना है. आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद देयर पेरेंट्स, वो आपस में बात करें और ही और शी कम्स बैक टू मी कि मेरे को एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करना है. उसके अकॉर्डिंगली वी विल प्लान हिज करियर पाथ. तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, इंजीनियरिंग में 4 साल रहते हैं और हर सेमेस्टर रहता है, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 8 सेमेस्टर. सो अगर आप स्टूडेंट हो और आपका करियर पाथ आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो, हर सेमेस्टर में एक सर्टिफिकेट अगर आप करते हो, तो बाय द एंड ऑफ हिज इंजीनियरिंग उसको 8 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. राइट. तो फर्स्ट ईयर बीइंग वेरी बेसिक, न्यू टू द इंजीनियरिंग, आप बेसिक सा कोई कोर्स कर सकते हो 2. नेक्स्ट इसमें आप एडवांस कर सकते हो. नेक्स्ट उसके थर्ड ईयर में यू विल बी अ एक्सपर्ट. और उसके बाद में जो मेडिकल में होता है सुपर स्पेशलिस्ट, वैसे ही इंजीनियरिंग में भी कोई कोर्स का आप सुपर स्पेशलिस्ट बन सकते हो. इससे क्या होगा, देयर आर मल्टीपल फायदे, बट एक सबसे बड़ा फायदा जो है कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सप्लाई डिमांड बहुत वास्ट है. सो यू शुड स्टैंड अपार्ट फ्रॉम अदर इंजीनियर्स. जो बाकी इंजीनियर्स है जिनके पास सेम डिग्री है, सेम मार्क्स है, आपसे ज़्यादा हो, तो भी आप उनसे अलग कैसे खड़े रह सकते हो, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्टिफिकेशंस. राइट. सो ये पूरा करियर पाथ आप जब कर सकते हो जब आपको गोल मालूम है, वरना सब वेस्ट है. आप कोई भी सर्टिफिकेट करोगे, इट वुड गो इन वेन अनलेस एंड अनटिल यू नो द एग्जैक्ट गोल. सो पहले गोल फिक्स करना चाहिए. मल्टीपल ऑप्शंस है, ऐसा नहीं है कि एक तो एक ही होना चाहिए. वी हैव अदर लाइंस ऑल्सो, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, क्योंकि स्टूडेंट्स है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है. सो अकॉर्डिंग टू हिज पर्टिकुलर व्यूज, उसके फैमिली बैकग्राउंड, जो आपने नेटवर्किंग की भी बात की है, तो पेरेंट का क्या नेटवर्क है, वो क्या काम करते हैं, और उनका जो उनका बेटा बेटी है उसको कहाँ उनको डालना है. सो एवरी एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड और उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान बनाते हैं. ओके, राइट.
तो सर आपने जैसे बोला कि स्टूडेंट को पहले प्लान बनाना चाहिए, तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करे एक पर्टिकुलर प्लान बनाने के लिए, क्योंकि हर एक को अपना टारगेट ही पता नहीं होता और वो रास्ते पे कैसे चलेंगे फिर। ओके, एग्जैक्टली। तो उसी के लिए हम लोगों ने जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ जगह टीचर गार्डियन बोलते हैं, बट हाँ। हमारे यहाँ पे मेंटर मेंटी बोलते हैं। Okay. तो एवरी मेंटर हैज ऑलमोस्ट 10-15 स्टूडेंट्स, तो उनसे वो लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वी विल यानी एज अ टीपीओ मैंने जितने मेरे ब्रांचेस है उसके हमने एक करियर पाथ बनाए कि आपको अगर फॉर एग्जांपल आप डेटा साइंस में हो तो डेटा इंजीनियर बनना है, उसके बाद में डेटा साइंटिस्ट बनना है, या और कोई 4-5 फील्ड है उसके रिलेटेड, तो हम लोगों ने उसका एक करियर पाथ बनाया। तो वो पाथ के हिसाब से मेरे को कितने सर्टिफिकेट्स करना है, कौन सा कोर्स करना है, वो एवरीथिंग इज मैप्ड। ओके, तो अगर वो सिलेक्ट करता है, आप सिलेक्शन की भी बात कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि मेरे को पता नहीं कि मेरे को जाना कहाँ है, पाथ तो है, ये पर्टिकुलर करियर भी है। उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो कोई भी सोचेगा, वो है मनी। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट जब तक उसको मोटिवेट नहीं करेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए आपने पहले सोचना है कि जैसे मेरा इंजीनियरिंग हो जाए मेरे को कितने रुपए चाहिए महीने के, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 लाख या 50,000, उसके अकॉर्डिंगली वो करियर पाथ सिलेक्ट कर सकता है। सो मॉनेटरी बेनिफिट इज द की टू मोटिवेट एनी पर्सन इन इंडिया, इन वर्ल्ड, आप कुछ भी बोलो। तो एज अ स्टूडेंट भी आपने वो देखना चाहिए कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या है। दूसरा, मैंने जैसे बोला कि नेटवर्क जो रहता है, माँ बाप का करियर या माँ बाप जो उनके काम करते हैं उनके रिलेटेड फील्ड में अगर वो जाए तो ही इज मोर सक्सेसफुल, तो वैसे भी होता है। या सम मेंटर, एक उसको अगर कोई मेंटर मिल गया जो उसको प्रॉपरली गाइड कर सके, सो दैट इज ऑल्सो देयर। तो हम लोगों ने यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी है हमारे पैनल में है, सो इन केस उनको कुछ रिक्वायरमेंट आती है, बिकॉज एज ए फैकल्टी हर चीज़ सबको मालूम नहीं होती है इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड्स चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो वी जनरली हैव दिस टेक्निकल सेशंस जहाँ पे इंडस्ट्री के कुछ लोग आते हैं, कुछ हमारे बोर्ड पे है कि आप लोग जाओ, तो स्टूडेंट्स हैव दैट कनेक्टिविटी ऑल्सो कि आप उनसे जाके बात करो। अगेन वी आर ऑलमोस्ट 10-20-30 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट, तो हमारे एल्यूमिनाइज बहुत है, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो कि मैं यहाँ पे, ये मेरा प्रॉब्लम है, या मैं ये करियर करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, या ये अच्छा है बुरा है। सो यू कैन हैव दैट डिस्कशन ऑल्सो। सो वी आर ओपन टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। स्टूडेंट्स को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ एक करना है कि ही शुड कनेक्ट विद अस, ही और शी हमारे पास आए, हमको बताए कि सर मेरे को ये करियर पाथ लेना है, करूँ नहीं करूँ, ये मेरे प्लस पॉइंट्स है, ये मेरे माइनस पॉइंट्स है। सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन लिटरली प्लान देयर करियर पाथ। बराबर से, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट को वैसे गाइड करते हो। वैसे तरह हमारे एबीसी ट्रेनिंग्स में भी वैसे ही है कि एक ट्रेनर होता है जो स्टूडेंट को गाइड करता है। जैसे आपने बोला कि एक स्टूडेंट को पाथ दिखाने के लिए उसका ट्रेनर बहुत जरूरी है कि वो सिखा सकता है, उसको बता सकता है उसके फेलियर्स कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या कम कर रहा है, वो कैसे उसको बेनिफिट्स में कन्वर्ट करे। तो ये सारी बातें तो बहुत उसके लिए फायदेमंद होती है बाद में। तो सर कोई कॉमन मिथ है जो प्लेसमेंट के तौर पे होता है स्टूडेंट्स के भीतर, कि जैसे कि एक एग्जांपल कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमने ये फील्ड लेके बहुत बुरा किया, इस फील्ड में कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो दूसरों के बारे में सोचते कि अरे मैंने वो फील्ड में लिया होता तो ये अच्छा होता, उसमें किया होता तो वो अच्छा होता। तो ऐसे कुछ ये तो हर एक इंडिविजुअल का प्रॉब्लम है। वो हर कोई वही सोचता है कि बाजू वाले का घर अच्छा है, बाजू वाले की गाड़ी अच्छी है। तो सेम इज द केस विद एवरी स्टूडेंट्स। उसको लगता है मैंने ये कोर्स लेना चाहिए था, वो कोर्स लेना चाहिए था। उसको हम लोग रोक नहीं सकते, बट एक पॉजिटिव माइंडसेट उनका बना सकते हो कि वॉट एवर ही इज डूइंग ही शुड डू इट बेस्ट वे। वो जो भी काम करे वो बहुत अच्छा करे, एक्सीलेंट करे, जिससे उसको बहुत फायदा हो सकता है इन हिज करियर। सो वो एस्पेक्ट से उनको चलना चाहिए। बाकी तो हम लोग कंपैरिजन कभी रोक नहीं सकते, इट इज यूनिवर्सल, हर कोई कंपेयर करेगा ही, तो वो है। बट करियर ऑप्शंस में जैसे आप ब्रांचेस के बारे में बोल रहे हो, तो ब्रांचेस हमेशा
चेंज होते रहते हैं। जैसे सप्लाई डिमांड में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ साल पहले जैसे कोविड आ गया था, लॉकडाउन था, तब आईटी की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, सप्लाई कम था, तो ऑनलाइन उनको जो मिला उन्होंने हायर कर लिया। सो इट हैपेंस एवरी टाइम। एक हमेशा बूम एंड डून पीरियड रहता है, तो कोई पर्टिकुलर फील्ड बहुत बूम में जाएगी, बाद में कुछ सालों के बाद वो वापस नीचे जाएगी। सो स्टूडेंट शुड जनरली सी द फ्यूचर कमिंग, इसीलिए उनको न्यूज़पेपर्स, टेक्निकल पेपर्स, या जो हमारे नेता लोग आज बोल रहे हैं टीवी पे कि ईवी आने वाला है, या हम लोग ये डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोलार की तरफ जा रहे हैं, सो दे शुड सिलेक्ट their career path according to this news और upcoming trends। तो तभी वो कोप अप कर पाएंगे। अगर वो ट्रेडिशनल वे में जाएंगे तो they'll definitely go down। बराबर, जो आगे होने वाला है उसके लिए उनको प्रिपेयर रहना चाहिए कि उनकी हायरिंग स्ट्रेटजी कैसे चेंज होगी, मार्केट में क्या क्या डिमांडिंग है, उनके अकॉर्डिंग उसको तैयार होना चाहिए। जैसे कि आप बोल रहे हो कि आप मैकेनिकल से रिलेट करते हो, तो मैकेनिकल में भी अभी कुछ चेंजेस हो गए, तो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। अदर ब्रांचेस है जैसे कि सिविल है, आईटी है, इलेक्ट्रिकल है, इन ब्रांचेस को भी अपने हिसाब से अपडेट रहना चाहिए। बराबर सर। तो सर अभी जैसे हमने बोला कि इन सारी ब्रांचेस हैं, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर का होता है, तो आप उसको कैसे गाइड करते हो उसके करियर के रिलेटेड? क्योंकि बहुत से सब्जेक्ट होते हैं, तो वो भी कंफ्यूज होता है कि उस कौन सी ब्रांच में जाना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना, जनरली ब्रांच पहले से फिक्स हो जाती है स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग में, तो वो ब्रांच लेके ही इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है। बट समटाइम्स आजू बाजू का सुन के, जैसे आपने बोला, he or she wants to change the branch, तो हम लोग उसको अपोज नहीं करते, बट हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वो क्यों करना चाहता है। अगर वो सही है, यानी उसके एस्पेक्ट देख के, तो हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज विल से कि यार यही बहुत अच्छी है, इस पे स्टकअप रहो, ये फ्यूचर आने वाला है एंड आपने ये कोर्सेज करना चाहिए, आपका ऐसा बेनिफिट होगा। वी ट्राई टू कन्विंस हिम और हर फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट अगर वो जेन्युइनली सही है, उसका पूरा बैकग्राउंड उसी फील्ड का है, उसको सपोर्ट है, उसको बिजनेस मिल रहा है या उसको जॉब मिलने वाली है, तो विल डेफिनेटली ट्राई टू, ठीक है, शिफ्ट कर लो आप अच्छे से। बिकॉज एज ए टीपीओ हमको चाहिए कि हमारा स्टूडेंट्स बेस्ट जगह जाए, वो उसकी मर्जी का जाए तो बहुत ही अच्छा है, उसको जो कंफर्टेबल है वो उसने करना चाहिए। तो इसीलिए 1-on-1 काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमको एग्जैक्टली समझ में आता है कि एग्जैक्टली वो क्या चाहता है और हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। ओके। और सर जो डिप्लोमा से भी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं और आफ्टर 12 भी करते हैं, तो इन दोनों में से कौन से स्टूडेंट होते हैं जो अपने करियर पे फोकस रहते हैं? सी फोकस जब स्टूडेंट्स आ गया तो आपको मोटिवेट करना ही पड़ेगा। आप बायफरगेट नहीं कर सकते हो कि 12वीं का स्टूडेंट ज़्यादा फोकस है या डिप्लोमा का फोकस ज़्यादा है। बस एक डिफरेंस होता है इनमें, जो है टेक्निकल नॉलेज का, जो डिप्लोमा में कुछ उनके 2-3 साल में ज़्यादा रहता है, बिकॉज उन्होंने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की रहती है। और सिमिलर कोर्सेज उनके इंजीनियरिंग में भी रहते हैं, सो दे हैव द अपर हैंड कि ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है, थोड़ा सा एडवांस है उसका, ही वो पढ़ लेते हैं उनको। और क्या होता है ना कि एक अप्रोच रहता है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का और 11th-12th के कॉलेज में बहुत फर्क रहता है। तो टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ऑल टुगेदर पूरा सिनेरियो ही अलग रहता है, वे ऑफ टीचिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंटिन्यूस उनको प्रॉब्लम में डाल देते हैं, असाइनमेंट्स में, वर्कशॉप्स में, प्रैक्टिकल्स में। वो 11th-12th में उतना ही ईजी कर दिया, कॉलेज करो मत करो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो ये 2 बेसिक चेंजेस रहते हैं। सो जहाँ वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनको अपर हैंड रहता है, बिकॉज दे हैव बीन टू ऑल दिस टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, तो उनका अप्रोच देखने का अलग रहता है, वो है। बराबर, क्योंकि उनको 3 साल उन्होंने पहले डिप्लोमा स्पेंड किए होते हैं, तो उनको पता होता है कि एक्चुअल में होना क्या है। और आगे सिर्फ वो डिग्री के लिए जाते हैं कि जो नॉलेज है उसको वो फिर से शार्प कर सके। डिग्री के लिए भी जाने के लिए ना उनके 2 रीजन है। उनको लगता है कि मैं अगर डिप्लोमा के बेस पे जाऊँ और मेरे को 10,000 पगार मिला है, इंजीनियरिंग करके मेरे को 15 मिला है, तो वो अप्रोच से आते हैं। बट मोर ओवर यू शुड स्टार्ट फर्स्ट। अगर आपको जॉब कहीं से भी मिलती है तो आपने जॉब में एंट्री करना चाहिए। 1 साल 2 साल आप सीखो और देन यू
डिसाइड कि मेरे को आगे पढ़ना है या मेरे को आगे और जॉब कंटिन्यू करना है या कोई नया स्किल सेट सीखना है, सो ये अप्रोच से जाना चाहिए। मैं बराबर। हर स्टूडेंट को वही बोलता हूँ। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, और ये नया NEP आया है, उसका पर्पस ही ये है कि आप मल्टीपल एंट्रीज, मल्टीपल एग्जिट्स है, जहाँ आपको लगे कि आप जॉब करना चाहते हो आप जॉब कर सकते हो। इनफैक्ट अभी ऑनलाइन या घर से बैठे भी आप डिग्री कर सकते हो इंजीनियरिंग, सो दैट प्रोविजन इज आल्सो प्रोवाइडेड नाउ। तो आप जॉब करते करते भी एक कोई डिग्री कर सकते हो। तो आई विल रिकमेंड कि अगर आपको जॉब मिलता है डिप्लोमा बेस पे भी, तो आप पहले जॉब ज्वाइन करो, वहाँ रहते रहते आप इंजीनियरिंग करो, दैट विल बेनिफिट यू मोर। मैं तो अभी एज ए इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने बोलना चाहिए कॉलेज में आओ, बट स्टिल माई पर्सनल preference would be कि you start working, because India is going to be a manufacturing hub coming 10-20 years. तो आज जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उतनी कभी नहीं रहेंगे। आने वाले 10 साल में आपको बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज है यहाँ में, और कोर मैन्युफैक्चरिंग में। तो डिप्लोमा हो, आप जितने जल्दी जॉब में लग जाओ बहुत अच्छा है। 10 साल में यू वुड बी एट वेरी हाई पोजीशन। तो आई विल रिकमेंड कि अगर मिलती है, और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिसशिप एक्ट चालू किया है, सो NAPS पोर्टल पे मैक्सिमम अप्रेंटिसशिप्स चाहिए उनको। सो गवर्नमेंट हैव मेड इट मैंडेटरी टू हायर दिस अप्रेंटिस। तो अभी इतने सारे ओपनिंग्स है कि जितने कभी नहीं थे। सो दिस इज द राइट टाइम कि आप लोग जाओ। मैं तो अपील करूँगा आप सभी डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, अगर मिलती है जॉब तो फर्स्ट स्टार्ट गोइंग टू द जॉब। लेटर ऑन आफ्टर 2 years डाउन द लाइन आप शिफ्ट कर सकते हो, आप नया कोर्स कर सकते हो, बिकॉज आपको समझ में आएगा कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, जो एज ए इंस्टीट्यूट हम बाहर बैठ के आपको उतना ज़्यादा दे नहीं सकते। सो आपको वहाँ पे ज़्यादा मालूम पड़ेगा, और अल्टीमेटली आप आगे अच्छा कन्वर्ट कर पाओगे आपके करियर पाथ को। ओके सर, ये हो गया कि जिनको जॉब चाहिए, जो इंटरव्यू फेस करने वाले, लेकिन जो अभी करंट जॉब कर रहे, लेकिन वो हाइक नहीं मिल रही उनको जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं मिल रहा, तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इस बात को? राइट। अभी जिसको हाइक नहीं मिल रही है, ये तो पूरे यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। जो कोई इंस्टीट्यूट में या कहीं पर भी काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको लगता है कि मेरे को पगार कम है, मेरे को ज़्यादा मिलना चाहिए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि इंडस्ट्री को क्या चाहिए कि कोई उनका फायदा करे। तो आपको वो प्रूव करना है कि मैंने कंपनी के 10 रुपए बचाए, उसमें से 2 रुपए कंपनी आपको देगी। सो दिस इज व्हाट इट इज ए एग्जांपल। सो यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट योर वर्थ। उनको आपका वर्थ समझा के बताओ कि मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10,000 की सैलरी पे हो, आपको 15 चाहिए, तो उनको बताओ आप 18 के हो या 20,000 के हो, then they'll give you 15,000। सो वैसा है। तो अल्टीमेटली हर कोई वही चाहेगा। अगर आप अपोजिट चेयर में हो बिजनेस वाले के, तो वो बोलेगा यार ये मेरा कितना बिजनेस कर रहा है, कितना फायदा करके दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पैसे दोगे। और दूसरा एस्पेक्ट जॉब में स्टैग्नेंट होने के बाद में, इसीलिए मैंने बोला 2 साल के बाद 3 साल के बाद चेंज करो। वो चेंज करना ही चाहिए। उसमें 2 रीजंस है। एक तो आपके जो भी लाइफ में कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो आप काम नहीं करोगे, अल्टीमेटली कंपनी को भी समझ में आ जाएगा, तो वो उसी पे रखेगा आपको। सो जहाँ पर आप आपका कंफर्ट जोन छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन करोगे, आपको वापस जीरो से स्टार्ट करना है। कुछ चीजें आपको मालूम होगी, बट नया एनवायरनमेंट, नई चीजें। पहली चीज आपको वहाँ पे हाइक मिलेगा 20-30% वॉट एवर यू वॉन्ट, और दूसरा नया काम भी सीखने को मिलेगा। सो 10 years डाउन द लाइन या 15 years डाउन द लाइन आपके पास में मल्टीपल कंपनीज का मल्टीपल एक्सपीरियंस रहेगा, और आपके पास अच्छा पैकेज भी रहेगा। सो आई विल सजेस्ट पर्सनली कि एवरी 3 years या 4 years डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन आप जॉब चेंज करें। उससे आपको हाइक भी मिलेगा और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। बराबर सर, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आपको अगर चेंज करोगे अपने खुद में, या फिर वो इन्वायरमेंट में रहो, या फिर आपके खुद में जो आपके स्किल सेट है उसमें करोगे, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। सो थैंक यू सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई, कैसे हम करियर को कैसे सेट कर सकते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे, या फिर जो वर्किंग पर्सन है वो कैसे अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं और जॉब को अपनी बनाए रख सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू फॉर calling me here.